ठेस्टानी में हम लोग पिछली कक्षा में यहाँ तक पढ़ लिए थे। कि जब कथा के जिस प्रसंग में ये कहा गया था कि वो जो है क्या कहते हैं शेरचन के पास मतलब खाने के लिए सूखा हुआ चूड़ा और गुड़ का ढेला ये सब जो मतलब उसके सूप में डाल दिया था, और वहाँ पर कहा गया कि इसको सूखा चूड़ा और गुड़ सिर्फ किसने डाल दिया। वहाँ पर आती है वो मंजली भाभी और बूंदिया फेंक के चली जाती है। उसी पर शेरचन जो है कटाक्ष किया तो उसकी मंजली भाभी जो है कमरे में जा कर के रोने लगती है। उसके बाद उधर से मंजली भाभी जो वो क्या कहते हैं माँ की दुलारी बहू है, उधर से उसकी माँ तमक करके आती है लेखक की माँ, और उसको कहा कि शेरचन तुम काम करना है तो काम करने की बात करो, बहुओं से बदकुटी नहीं करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो मंजली भाभी जब रोने लगी उसी पर मंजली भाभी तो माँ की दुलारी बहू है, माँ उधर से तमक करके आई, माँ का मतलब कि लेखक की माँ, और उसने गुस्से में बोली कि शेरचन तुम काम करने आओ, अपना काम करो, बहुओं से बदकुटी करने की क्या जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। इस पर शेरचन का मुंह गुस्से से लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। उसी समय मानू जो है पान सजा करके बैठक खाने में जा रही थी, दलान में। बैठक खाने से मतलब दलान होता है जहाँ अतिथि लोग सब थे, मेहमान सब आए हुए थे अपने मिथिलांचल में। क्या बोला? तो अपने मिथिलांचल में दलान बनाने का परंपरा है जहाँ मेहमानों सबको रहने के लिए, तो वहीं जा रही थी। बैठक खाने में भेज रही थी तो देख लिया कि यहाँ कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। इस पर चुपके से पान का बीरा शेरचन को मानू ने देती हुई बोली, इधर उधर देख करके बोली, शेरचन दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी के बात पर कान मत देना, मतलब कि ध्यान नहीं देना, आप अपना काम जो है अपने ध्यान से आप करिए। अब घर है और सब तरह के लोग हैं तो कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें हो जाया करता है, तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस तरह से पान का बीरा दे करके 2 बातें मानू ने कह करके चली गई। शेरचन ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में लिया। चाची उसी समय निकली कमरे से, लेखक की चाची निकल रही थी। शेरचन को पान खाते देख करके अवाक हो गई, मतलब अचंभित हो गई, घोर अचरज में पड़ गई कि शेरचन एक छोट जाति का कारीगर है, पेट भात पर जो है काम करने वाला बिना मजदूरी का फोकट में, और ऊपर से जो है ये पान भी खाता है। शेरचन भी इस बात को शायद भाप गया कि चाची जो है मुझे पान खाते देख करके गुस्से में आ गई है, तो उसके गुस्सा को और भड़काने के लिए शेरचन ने दूसरा तरीका अपनाया। शेरचन ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते देख करके कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए, यानी और उसके क्रोध को बढ़ाने के लिए। चाची तो कई कारणों से और कई दिनों से जली भुनी हुई रहती ही थी शेरचन से। वो सोचा कि शायद गुस्सा उतारने का ऐसे बढ़िया मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं है, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। तो उस पर चाची जो है झनकती हुई बोली शेरचन को, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के।
इतना बात जब कहा तो यह दृश्य को जो है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु देख रहा था। उसका जो है कलेजा धड़क उठा। उसको अब पूरा विश्वास हो गया कि अब मामला फिर गड़बड़ होने वाला है, फिर शीर्षण जो है 1 2 3 हो जाएगा। मेरा कलेजा धड़क उठा। फिर क्या था वह उससे आगे जो है वहां की मतलब कि अब बात और विचार ही बदल गया है। बस शीर्षण की उंगली में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान मुंह में घुलाता रहा, यानी पान को मुंह में गोलियाते रहा। फिर अचानक उठ करके पिछवाड़े में थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल करके झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और घोड़े के तरह हनहनाता हुआ जो है आंगन से बाहर निकल गया। तो वही चाची जो उनको मतलब ताना मारी चटोर कहीं के, तो वही जो है फिर अब जो है सिर पीटने लगी। ऐसे सिर पीट पीट करके बोली, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोसे के ना मुंह में लगाम है ना आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेगी। बातर टोली, बगल में गांव था जिसको बातर टोली कहा जाता था, तो बोले बातर टोली की औरतें सब जो है ना सिर पर गट्ठर लेकर के गली गली मारी मारी फिरती है। मिथिलानी सब चीख लवे। तो मानू नहीं बोली। फिर उसके बाद शीर्षण तो चला गया। मानू उदास हो गई, उसने कुछ नहीं बोली। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए, मतलब कि काम ही बंद हो गया, चीख नहीं बना उसके लिए। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जाने दे, जी छोटा मत कर मानू। मेले से खरीद करके मैं तुझे सब कुछ भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। मानू को याद आई पिछली, मतलब वो विवाह के समय वाली बात याद आई कि विवाह में शीर्षण के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वाले न मानू के ससुराल के लोगों ने न जाने कितनी बार उस गट्ठर को खोल खोल करके देखा। खोल खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मानू उदास हो गई। तो फिर जो है लेखक जो है मतलब कि खास करके मानू के वजह से वो चिंतित रहा कि अब ये कारीगर चला गया। अल्लाह शांत करो भाई। तो मानू को याद आई विवाह में शीर्षण के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वाले न जाने कितनी बार खोल करके दिखाया। वो अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठ करके बड़ी भाभी के कमरे में मानू चली गई, उदास हो गई। तो मैं शीर्षण को मनाने गया, देखा शीर्षण जो है वो अपने घर में एक टूटी हुई चटाई पर लेटा हुआ है। फटी हुई शीतल पाटी पर लेट करके वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, ससुरी का मतलब पत्नी होता है। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बस यही समय की बात है। जैसे अभी देखिए मतलब कैसा ये संक्रामक रोग जो है पूरे दुनिया को चपेट में ले लिया है। तो इसी तरह का उस समय भी महामारी सब हुआ करता था, जैसे हैजा फोती इस तरह के नाम से जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं। तो उसी में जो है उसके बीवी बच्चे सब चल बचे। इसीलिए कहे ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता।
यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है और इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, लेकिन अब क्या, अब नहीं रहा। अब तो मेरा इतना अपमान हुआ तुम्हारे हवेली में कि अब मैं जीवन भर तुम्हारे हवेली जाने की बात तो छोड़ो, मैं इस काम को ही छोड़ रहा हूँ। अब क्या, मैं चुपचाप लौट आया। लेखक भी समझ गया कि आज इस कलाकार के मन में बहुत बड़ा ठेस लगा है, इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो ठेस पड़ा है। कारीगर के हृदय में बड़ा ठेस लगा। पूरे गांव भर में सबसे ज्यादा सिरचन का मान सम्मान और इज्जत जो है लेखक के घर में हुआ करता था। आज वहां उसकी बड़ा तिरस्कार हुआ, इसलिए सिरचन काफी दुखी है। मैं लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता है। बड़ी भाभी इधर क्या कर रही है? घर पे तो वो जो सिरचन जो आधे अधूरे चीक जो बुन करके चला गया था, उस अधूरी चीक में रंगीन छीट झालर फालर ये सब लगाने लगी। आऊ कहती है कि मानू का देखो तो मानू ये भी कोनो बेजा है, कितना चिकन है, बहुत सुंदर है ना। मानू बेचारी क्या बोलती, वो चुप रही, उसको तो ये चीज था नहीं पसंद। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी। तब तक उधर से लेखक आ गए तो इनसे नहीं रहा गया, चुप नहीं रह सका। कहा चाची और मंजली भाभी से थोड़ा बचा के रखना, कहीं इन दोनों का नजर न लग जाए। मतलब मजाक किया लेखक ने अपनी भाभी से। क्या कि वो चाची जो थी ना, मंजली भाभी, दोनों से सिरचन को बड़ा पंगा हुआ करता था ना, इसीलिए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू जो है बड़े ही जतन से उस आधे अधूरी चीक को मोड़ करके लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी आया, जैसे सिरचन को मानू की चाची डांटा करती थी, उसी के स्वर में, उसी के अंदाज में वह भी डांट रही है। उसी के सुर में सुर मिला करके कोसने का मन में जी आया। कामचोर, चटोर, मुफ्तखोर, इस तरह के सब। गाड़ी आ गई स्टेशन पर। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजा के पास आकर के सिरचन ने दौड़ते हुए पुकारा। तब जो है लेखक इधर से जो है झिरकते हुए बोला, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिरकी के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार मैं देखूं तो। मैंने दरवाजा खोल दिया तो मानू देखते ही सिरचन को कहा, सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर के सिरचन ने हगलाते हुए कहा, मानू यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी को उसकी गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल करके सिरचन को देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट करके दोनों हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैं क्या करूंगा, ये मोहर छाप वाला धोती ले करके कौन पहनेगा इसको। मानू फुट फुट करके रो रही थी और लेकर ट्रेन चल रही थी और लेखक जो है ट्रेन में बैठ करके बंडल को खोल करके सिरचन के सारे कारीगरी को एकदम देख रहा था। देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीक रंगीन सुतलियों के फंदा का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो यहाँ तक ही आपको इस पाठ का ये कहानी समाप्त हुआ। इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ है। पतीली माने क्या होता है? तांबे, पीतल आदि के ऊंचा किनारा वाला जो गोलकार बर्तन होता है, जिसको टोपिया बोलते हैं ना। पनियाई माने ललचाई, किसी चीज को देख करके आंख में मन में लालच आना, या खाने की चीज हो तो मुंह में पानी आ जाना, या कोई अच्छी वस्तु है देखने में, तो ये भी। झाल माने कटुता, कड़वा। चीक माने बांस के तिलियों से बना झीना पर्दा। नैनू माने मक्खन। शीतल पाटी माने चिकनी और पतली चटाई। अब पाठ से है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को
बेकार ही नहीं, बेकार भी समझते थे। बेकार तो हुआ ही जो किसी काम के नहीं है। बेकार का मतलब हुआ बिना मतलब का, फोकट में किसी का काम करना। दूसरा है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। इस कहानी में आए हुए पात्र कौन कौन सब है? शेरचंद, मानू, लेखक, लेखक की माँ, लेखक की चाची, लेखक की बड़ी भाभी, लेखक की मंझली भाभी, है ना, ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के बेटा है। ये सारे पात्र इस कहानी में है। उसके बाद शेरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया था? तीसरा प्रश्न, शेरचंद को पान का बीड़ा मानू ने दी थी। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से शेरचंद का महत्व कम क्यों हो गया? शेरचंद का महत्व क्यों घट गया? शेरचंद का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि शेरचंद जो है मुफ्त में लोगों का काम करता था। पेट भात पर कोई जो है उसको भोजन खिला देता था और उसका वो काम कर दिया करता था। इसीलिए उसके शेरचंद का उतनी अच्छी कारीगरी का भी कोई मूल्य नहीं था। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करता हो, उसके बदले में अगर वह पारिश्रमिक नहीं लेता है तो उसके उस काम का मूल्य नहीं रह जाता है। तो यही रहा। और समाज में इस तरह के लोग होते थे बहुत सारे, जिसमें सहयोग की भावना थी, लोग एक दूसरे का काम कर दिया करते थे। अब तो वो नहीं रहा। आपके विचार से उसके बाद है पांचवा प्रश्न, शेरचंद चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर के मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? शेरचंद चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर के मानू को देता है, इससे अपनापन का पता चलता है, यानी अपनत्व का भाव। अर्थात कहीं न कहीं शेरचंद को लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के घर के लोगों से, सभी सदस्यों से बहुत ही ज्यादा मतलब कि ये प्रेम भाव था। और दूसरी बात, शेरचंद जो है लेखक की छोटी बहन मानू को अपने बहन के समान ही मानता था। और उस घर में शेरचंद का कद्र जो है सबसे अधिक होता था पूरे गांव में। तो यही सारा कारण रहा। और इसी कारण से जो है शेरचंद ने भले वहां थोड़े देर के लिए किसी बात से जो है रुष्ट होकर के वो भाग गया, लेकिन घर जाकर के शेरचंद के लिए मानू के लिए जितनी सारी फरमाइशें थी उनके ससुराल से आया हुआ, वो सारी फरमाइशें के अनुसार वो सारा काम अपने घर पे पूरा करके और स्टेशन तक शेरचंद ने मानू को पहुंचाया। तो इससे अपनत्व का पता चलता, अपनापन का। उस घर से, लेखक के घर से शेरचंद का बहुत ही अच्छा मधुर संबंध था। अब एक जगह कोई रहे तो कुछ न कुछ कोई बात, कुछ से करवाहट तो हो ही जाता है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को कहानी के क्रम अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। वन नंबर में, उस बार मेरी छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिख करके चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पाटियां के बिना आएगी मानू तो। दूसरा है खो में, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी शेरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यही है पहला नंबर का। ये खो नंबर का जो प्रसंग है ये होगा 1 नंबर में। उसके बाद खो नंबर का जो प्रसंग है ये 2 नंबर में होगा। और गो नंबर का प्रसंग अपने ही स्थान पे रहेगा 3 नंबर में। यह अंतिम है, अंतिम प्रसंग है। मानू फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो आपको देखिए, खो हो गया 1 नंबर, को हो गया 2 नंबर और ग हो गया 3 नंबर। तो ये हुआ पहला प्रसंग, ये हुआ दूसरा और ये हो गया आपको तीसरा प्रसंग। साथ में है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। वाक्य है, शेरचंद कामचोर था। शेरचंद कामचोर नहीं था।
गलत। शीर्षन अपने काम में दक्ष था, सही। शीर्षन बात करने में भी कारीगर था, सही। शीर्षन वकील था, गलत। समझ गए? 8वां प्रश्न है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्षन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? उस प्रसंग को उल्लेख कीजिए। देखिए पहला प्रसंग पाठ में, पुस्तक लाए हैं ना? हाँ, यहाँ पे देखिए, काम करते समय, पहला प्रसंग, काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए, शीर्षन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। ये हुआ पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग, अपने काम में मग्न शीर्षन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डाल करके उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। शीर्षन जब काम में मग्न रहता उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मग्न शीर्षन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। ये प्रसंग हुआ। इससे इन दो प्रसंग से स्पष्ट होता है कि शीर्षन काम करने में, काम को ज्यादा तरजीह देता था। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में तो सब जानता है कि इस कहानी के धुरी में तो शीर्षन है। शीर्षन तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, है ना? और उसका कारण लिखना है। तो ये प्रश्न 9 नंबर का मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि आप बना करके लाएंगे। बाकी 8 नंबर तक प्रश्न हो गया। पाठ से आगे भी आपको बना के लाना है। पाठ से आगे में पहला प्रश्न, आपके दृष्टि में शीर्षन द्वारा चीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था? ये प्रश्न का तो अभी जिक्र हुआ इस टाइप का, है ना? दूसरा, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये दे करके क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पेट तो सबके पास है ना, जरूरत तो सबकी है। इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो काम के बदले थोड़ा सा अनाज या कुछ रुपया पैसा दे करके किसी भी मजदूर के मूल्य को हम नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता जो है वह सभी घर के हैं, जैसे रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और बच्चों के लिए शिक्षा। क्या इससे कोई वंचित रह सकता है? और अगर कोई घर में सदस्य बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए औषधि, दवा, तो इतनी आवश्यकता तो हर घर की है। तो ये सारे जरूरत जो है थोड़ा सा रुपया किसी मजदूर को दे देने से पूरा नहीं होगा। इस कहानी का अंत किए गए हैं, अंत से अलग और क्या हो सकता है सोच कर लिखिए। इस कहानी का अंत से और अलग क्या हो सकता है, ये आप जो है अपने तर्क के आधार पे, कल्पना के आधार पे जो है ये बना सकते हैं। और इसको भी जानिए, मुहावरा क्या है? ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न करा करके किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए, उसी को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा क्या होता है? सरल होता है, सरस होता है, यानी मधुर, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। जैसे आंख का तारा, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत प्यारा। नमन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग हो सकता है। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो वही लोकोक्ति होता है। समाज में किसी प्रसंगवश जो है हम किसी बात को उक्त कर दिए तो वही समाज में जब प्रचलित हो जाता है तो उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दूसरा काम हो जाना। पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही जैविक उद्यान भी देखेंगे। तो यही हुआ एक पंथ दो काज। तो आइए इसके साथ ही कुछ ऐसी बात को भी जाने जिससे मुहावरे और लोकोक्तियों की समानताओं और असमानताओं का भी पता चले। गप नहीं करो।
एक नंबर में है मुहावरों और लोकोक्तियों में पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते, यही कारण है कि इसका अनुवाद संभव नहीं है, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरा जो है वह वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा व्याकरण है, एक नंबर में है बात नहीं करो। एक नंबर में है इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में है कान देना, मतलब ध्यान देना। दम मारना अर्थात आराम करना। गौ में मुंह में लगाम न होना, बिना सोचे समझे बोलना। बहुत अच्छा। गौ में सिर चढ़ना, बढ़ चढ़ कर बोलना। इसी से संबंधित अब आप वाक्य बना लेंगे। सभी मुहावरे का अर्थ समझ गए। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।